को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकल जाए। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। तो सभी लोग क्लैपिंग करते हुए मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और जो इनोवेटिव वर्क्स मैम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है उसको प्रेजेंट के लिए मैं मैम को इन्वाइट करना चाहूँगा। आप सभी का मेरा सादर नमस्कार है। मैं यहाँ पर आज अपना एक छोटा सा शोध, इसका विषय है क्षेत्रफल और परिमाप के मामले, छोटा सा एक शोध लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा कोई विशेष कार्य, मेरा स्पेशल कार्य यहाँ पर नहीं है। सभी लोग अपनी कक्षा में सभी करते हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरा नाम दे ही दिया था तो मैंने कहा कि जो भी मैंने किया है जो प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करना था, तो उस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे करते हैं सभी लोग अपनी कक्षा कक्ष में इस चीज़ को। तो मैंने ये अपना जो टॉपिक लिया है यहाँ पर, क्षेत्रफल और परिमाप के मायने। वैसे तो ये बेसिक कक्षाओं का ही विषय है, परिमाप को लगभग हम बेसिक कक्षाओं में भी पढ़ाते हुए आए हैं, लेकिन क्षेत्रफल की बात आती है तो कक्षा 6, 7, 8 में तो बच्चे यहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाओं को पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर बच्चे परिमाप और क्षेत्रफल में थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। उनको अगर दे दिया जाए तो सूत्र भले उनको याद होते हैं तो सूत्रों के माध्यम से वो सवाल को तो हल कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक मायने में यदि उनको कुछ उदाहरण सामने से प्रस्तुत कर दिए जाए और उसमें कहा जाए कि जो इसका क्षेत्रफल निकालो या परिमाप निकालो, तो परिमाप के स्थान पर वो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाने लगते हैं और क्षेत्रफल के स्थान पर परिमाप के सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों को क्योंकि सूत्र तो याद होता ही नहीं, तो सवाल को हल तो कर लेते हैं, लेकिन उसको दैनिक जीवन से उसको जोड़ नहीं पाते हैं। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मैं तब मेरे दिमाग में आया कि मैं सबसे पहले बच्चों को उनके दिमाग में ये चीज स्थायी हो जाए कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। इस चीज को अगर स्थायी रूप से समझ लेंगे तो शायद सूत्रों का प्रयोग भी सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसी समस्या को लेकर मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से कक्षा में उपस्थित और अपने परिवेश में उपस्थित कुछ ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से कुछ उदाहरणों को लेकर उनके साथ काम किया, जिसको कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसके जो मेरे उद्देश्य थे इसको करने की, इस समस्या को लेने के, कि बच्चे परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर स्पष्ट कर सकें और ज्यामितीय आकृतियों को सही तरीके से समझ सकें और परिमाप और क्षेत्रफल को अपने जीवन की जो दैनिक जीवन में हमारी जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनसे उनका संबंध स्थापित कर सकें। ये मेरे इनके उद्देश्य थे। और इसको इस समस्या को सॉल्यूशन करने में मेरे सामने कुछ चुनौतियां भी आई। सबसे पहले तो बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को कुछ पहचान करने, कुछ बच्चे, सभी बच्चे तो नहीं, दुनिया स्तर में लगभग सभी बच्चे जानते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वास्तव में ज्यामितीय आकृति की पहचान करने में भी त्रुटि करते हैं। और इसी के साथ वो गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, सबसे मुख्य बात इनमें त्रुटि करने का कारण यही होता है कि गणित की मूलभूत संख्याओं में कुछ बच्चों को ज्ञान नहीं होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो जोड़ घटाव क्रियाओं में भी गलती करते हैं। और परिमाप और क्षेत्रफल की उनमें अंतर न कर पाना और बच्चों में विभिन्न आकृतियों की समझ न होना, ये कुछ चुनौतियां थी। इन सभी चीजों को लेकर के मैंने उनके साथ काम किया। तो इसके लिए जो मैंने प्रयास किया, सबसे पहले मैंने बच्चों को नियमित वस्तुओं के परिमाप के बारे में समझाया। तो नियमित वस्तुओं के लिए सबसे पहले मैंने परिमाप शब्द को कक्षा में एकदम से शब्द को न लेते हुए बच्चों के सामने कुछ जो उनकी कक्षा कक्ष में जो चीजें थी उन्हीं चीजों को मैंने लेते हुए, जैसे बच्चे पुस्तकों का यूज करते हैं, बेंच में वो बैठते हैं, बेंच का प्रयोग डेली करते हैं, और या श्याम पट उनके सामने दिखता है, या कक्षा कक्ष की दीवार या कक्षा कक्ष का जो रूम है उसको लेकर के मैंने बच्चों के सामने बातचीत करी। मैंने उस दिन मैं बच्चों के सामने जो हमारे पास स्पोर्ट्स में फीता वगैरह या इंची टेप जो हमारे पास था उसको लेकर के मैं बच्चों के सामने गई और मैंने बच्चों से खुद ही ये कहा कि बच्चों आज चलो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, गतिविधि करते हैं, आप लोग ऐसा कीजिए। कुछ बच्चों को किताबों की नाप लेने के लिए बोल दिया, कुछ बच्चों से अपनी बेंच की लंबाई और चौड़ाई को नापने के लिए कहा, कुछ बच्चों से अपनी कक्षा कक्ष की दीवारों को नापने के लिए कहा। फोटोग्राफ भी है, आगे आप देखेंगे। तो बच्चों ने जब ये चीजें की तो उसके बाद बच्चे इसमें, क्योंकि बच्चे तो लेते ही हैं, कुछ कहते हैं चीजों को करना, डायरेक्टर सवाल बताते हैं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जब कुछ काम उनको दे दिया जाए तो बच्चे वाकई में इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। तो बच्चों ने बड़े रुचिपूर्वक तरीके से अपनी किताबों को नापा, दिया, दूसरे श्यामपट को नापा, उसकी लंबाई चौड़ाई, और बच्चे कक्षा कक्ष को नाप रहे हैं। मैंने उनको पूरा वातावरण वहाँ पर दे दिया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि वाकई में जिनको मीटर स्केल का थोड़ा सा कम
ज्ञान था, तो नापने में भी गलतियाँ करते थे। तो उसी समय मैंने उनकी त्रुटि को भी सुधारने की कोशिश करी कि नापेंगे फीते से हम किस प्रकार से हम नापेंगे, कहाँ पर सेंटीमीटर है, कहाँ पर मीटर है, कहाँ पर इंच है। इसमें इस चीज़ को कुछ बच्चे तो जानते ही थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इस चीज़ को नहीं जानते थे। तो उस चीज़ को भी मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों इस तरीके से आप नापेंगे, ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या ये मीटर है। तो बच्चों ने बड़े शौक से उस चीज़ को किया, बड़े रुचिपूर्वक तरीके से सबने अपने अपने जिसको कक्षा कक्ष के लिए कहा था उसका नाप किया, जिसने पुस्तक को बताया किया था उसने पुस्तक की नाप की। फिर अंत में मैंने बच्चों से कहा बच्चों इस चीज़ का आप लोग सब लोग जिसने जिस चीज़ को नापा उसका योग कीजिए। तो बच्चों ने उसको बड़ी आसानी से उसको जोड़ दिया। कुछ बच्चे जोड़ में भी गलती कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने जोड़ में थोड़ी सी मदद उन लोगों की थी। तो जब सब बच्चों ने उस चीज़ को नाप लिया, तो अब मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों जो आपने नाप का टोटल योग किया है, जो आपने इसकी दीवारें हैं या जो इसकी भुजाएं हैं, इन सबका जो योग है बच्चों, यही इसका क्या है, परिमाप। अब मैंने बच्चों को इसकी थोड़ी सी परिभाषा को डिटेल किया कि परिमाप का मतलब है परि में से चारों ओर, नाप में से नाप। बस किसी भी चीज की हम चारों ओर की नाप को ही क्या कहते हैं, परिमाप। आप परिमाप को तोड़ के कीजिए तो आप शायद इस चीज को कभी नहीं बोलेंगे कि परि में से चारों ओर, नाप में से नाप। इसमें चारों ओर की नाप को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो बच्चों ने सबने अपना अपना योगफल निकाला, जिसने जिस चीज को भी नापा था। बच्चों ने आसानी से बताया कि हाँ मैडम कि इसका परिमाप इतना आया है और इसका परिमाप इतना आया है। तो मुझे लगा कि शायद अब बच्चे परिमाप की अब शायद ये चीज जो है बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी रहेगी, क्योंकि बच्चों ने मूर्त रूप से उस चीज को करके देखा है। यदि मैं स्टार्टिंग में ही उनसे कह देती कि उस बच्चे तो क्या समझते हैं, सभी ऐसे बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने करके देखा तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के दिमाग में ये ज्ञान जो है स्थायी रहेगा, हमेशा वो परिमाप में कहीं भी आगे भी त्रुटि नहीं करेंगे। तो इसका आकलन करने के लिए फिर मैंने विभिन्न प्रकार के मौखिक सवाल भी बच्चों को दिए, आयत का उदाहरण देकर, वर्ग का उदाहरण देकर, त्रिभुज का उदाहरण देकर, उनकी भुजाओं की नाप बच्चों को बताई गई, कुछ लिखित रूप से और कुछ मौखिक रूप से कि बच्चों अब बताओ इसका परिमाप कितना है। तो मुझे लगभग अधिकांश बच्चों ने इसका सही आंसर वहाँ पर दिया। सभी बच्चों ने बताया कि हाँ मैडम इसका परिमाप इतना होगा। तो मुझे लगा कि शायद अधिकांश बच्चे इसको समझ चुके हैं। उसके बाद में कुछ अनियमित आकृतियों के परिमाप पर भी बच्चों के साथ आई। मैंने कहा बच्चों अगर यहाँ पर चलो ये चीज तो आप बता देते हैं, यदि हम किसी पत्ते को ले रहे हैं, हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के पत्ते हैं, फिर बच्चों से मैंने कुछ पत्ते वहाँ पर कलेक्शन कराए। तो बच्चों अगर अब इसका परिमाप आप लोग कैसे निकालेंगे, इसमें तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो अब आप इसको कैसे इसका परिमाप निकालेंगे। तो कुछ बच्चे तो बोल रहे थे कि हाँ मैडम इसमें तागे का प्रयोग कर सकते हैं इसको परिमाप, इसकी बाउंड्री को नापने के लिए। मैंने भी थोड़े बच्चे बोला कि हाँ बच्चों जब अनियमित आकृतियां हैं तो वहाँ पर हम उनसे टेप या तागे या रस्सी का प्रयोग करके उनकी गोलाई को या जो भी उनकी आकृति है उसकी बाउंड्री को नापेंगे। तो उस बाउंड्री की जो नाप आएगी उस नाप को हम उसके बाद स्केल में नापेंगे। स्केल में नापने के बाद उसकी लंबाई आएगी, वही उसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो बच्चों ने भी बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आगे पत्ते का उदाहरण बच्चों ने दिया है, और जो हमारे झंडे को टांगने के लिए जो गुंबद वहाँ पर बनी है हमारे फील्ड में, खेल के मैदान में, उसको भी बच्चों ने नापा, उसकी गोलाई को भी नापा। तब मैंने बच्चों को बताया कि हाँ ये जो गोलाई है, यही गोलाई को आप मीटर फीटे से नापेंगे और यही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। और बच्चों को तब वहीं पर ये भी बताया गया कि कक्षा 7 में परिधि, त्रिज्या और व्यास भी उसमें आ जाता है सिलेबस में। तो वहीं पर मैंने बच्चों को ये भी क्लियर किया कि हम वृत्ताकार आकृति के लिए परिमाप के स्थान पर परिधि शब्द का उपयोग करते हैं। और इस चीज को फिर मैंने तागे से नापकर बच्चों को त्रिज्या और व्यास को भी क्लियर कराया, और जैसे त्रिज्या और व्यास के संबंध को भी आसानी से समझ सकेंगे। आधी दूरी को हम केंद्र से आधी दूरी को त्रिज्या कहेंगे और पूरी दूरी को व्यास कहेंगे। बच्चों को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उनसे प्रश्न भी पूछेंगे कि यदि मैंने त्रिज्या दी तो बच्चे व्यास बता रहे थे, और व्यास दिया तो बच्चे त्रिज्या कर पा रहे थे। और बहुत सारी वृत्ताकार आकृतियां या अनियमित बहुत सारे पत्ते बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारे बच्चों का कलेक्शन करके ले आए। फिर तागे से बच्चों ने उनको खुद नापा, उनकी परिधि मतलब उनकी बाउंड्री को नापा, और उसके बाद बच्चों ने मीटर स्केल में उसको लगाया और उसके बाद बताया कि हाँ मैडम ये इसका परिमाप है। तो अब बच्चे मापन को भी सीख गए थे, थोड़ा मापना भी बच्चे सही तरीके से मीटर सेंटीमीटर में जो मिस्टेक बच्चे करते हैं उसको भी बच्चे क्लियर तरीके से बता रहे थे, और उसके परिमाप को भी बच्चे स्थायी रूप से, मुझे लगता है कि शायद बच्चे स्थायी रूप से उनके दिमाग में चीज रहेगी कि परिमाप मतलब उसकी बाउंड्री की नाप को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। इसके उपरांत मैं क्षेत्रफल पर बच्चों के पास आई। तो क्षेत्रफल अब चूंकि बच्चे कंफ्यूजन इसी बात का करता है कि परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बच्चों से सबसे पहले मैंने कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियां बोर्ड पर बनाई बच्चों के लिए। तो वहाँ पर मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे।
कुछ बच्चे जिनको पता था, अगर जिन बच्चों को पता था वो तो आसान से बता ही रहे थे, मैडम इसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल इतना होगा। लेकिन जिन बच्चों को इसमें कुछ समस्या थी उन बच्चों के लिए मैंने क्या किया, मैंने उन जो आकृतियाँ थी वहाँ पर मेरे पास उनको मैंने एक एक सेंटीमीटर के उनके छोटे खानों में उनको डिवाइड कर दिया। और उसके बाद बच्चों को बताया गया कि जो 1 सेंटीमीटर का जो मैंने इसके अंदर जो मैंने वर्गाकार खाने बनाए हैं उनका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो अब इसके अंदर आप बच्चों से ही मैंने काउंटिंग कराई कि उसमें कितने, इसमें 1 सेंटीमीटर के कितने इसमें छोटे कॉलम्स, कितने वर्गाकार कॉलम्स इसमें बने हैं। तो बच्चों ने इसको गिनती करना शुरू किया और बताया कि हाँ मैडम इसमें इतने वर्गाकार खाने बने हैं। तब मैंने बच्चों को धीरे से समझाया कि मतलब इसमें एक जो इसमें कॉलम बना है, वर्ग बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। और अगर माना इसमें 20 कॉलम्स बने हैं तो 20 कॉलम्स का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तब मैंने बच्चों को ये उनको क्लियर कराया कि बच्चों देखो जितने ही कॉलम्स इसमें इसके अंदर जगह घेरी है, इनके द्वारा घेरी गई ये जगह ही क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसी भी चीज का, किसी भी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरी गई जो अंदरूनी अंतःभाग में उसके द्वारा घेरी गई जगह होती है उसको ही हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। और इसके अलावा मैंने फिर कुछ अनियमित आकृतियों के लिए ग्राफ पेपर का भी प्रयोग किया बच्चों के साथ। ग्राफ पेपर के माध्यम से बच्चों ने क्षेत्रफल निकालना भी सीखा। बच्चों के परिवेश से कुछ पत्ते वगैरह बच्चे ले आए थे तो उन्होंने ग्राफ पेपर पर रख करके तो बच्चों का जो है क्षेत्रफल निकालना भी सीखा। उसमें कुछ मैंने बच्चों की हेल्प की कि इसमें देखिए कि आप 1 सेंटीमीटर के कुल कितने खाने बने हैं और कितने खाने ऐसे हैं, इसमें कितने कॉलम्स ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल आधे से अधिक है या कितनों का आधे से कम है। तो उनकी काउंटिंग बच्चों से करवाई और उनको बताया कि इसमें जितने पूरे कॉलम्स बने हैं और जितने आधे से अधिक बने हैं हम उनकी काउंटिंग करेंगे और आधे से कम जो कॉलम्स है उनको हम छोड़ देंगे। तो इन कॉलम्स की जो टोटल काउंटिंग होगी वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। वही जगह लगभग एवरेज इसका जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों के द्वारा वो सब काउंटिंग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ग्राफ पेपर का उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया है। तो ग्राफ पेपर में बच्चों ने खुद काउंटिंग की, इसमें कॉलम्स में दिए हैं, इसमें आधे हैं, थोड़ा इसको गतिविधि परक हो गया, तो बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से इसको लिख रहे हैं। और दूसरे वाला ही बताया गया कि हमें एक, अब वो समझ चुके थे कि 1 सेंटीमीटर वाले का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसमें 10 ऐसे कॉलम्स हैं तो उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे खुद इस चीज को बताते थे। और साथ में मैंने उसको ये भी समझाया कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई में होगी। यदि सेंटीमीटर में नापना है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मीटर में नापना है तो वर्ग मीटर में आएगी। और तो किस प्रकार से बच्चे मुझे लगा कि शायद इस गतिविधि पर तरीके से बच्चे क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ चुके थे। इसका आकलन करने के लिए मैंने कुछ उदाहरण भी बच्चों के सामने रखे, कुछ अलग अलग प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां, अलग अलग प्रकार के बहुभुज बच्चों के सामने रखे, उनका परिमाप और क्षेत्रफल बच्चों के द्वारा से पूछा गया तो बच्चों ने सही, अधिकांश बच्चों ने सही तरीके से इसको बता दिया था। और कुछ मौखिक उदाहरण भी बच्चों के सामने रखे गए परिमाप से संबंधित और क्षेत्रफल से संबंधित। तो बच्चे आसानी से, अधिकतर बच्चे आसानी से उसका आंसर दे रहे थे। तो इसका निष्कर्ष मुझे यही लगा कि प्रयास के उपरांत अधिकतर बच्चे वृत्ताकार आकृतियों का परिमाप, त्रिज्या और व्यास के संबंध को बताने में सक्षम दिख रहे थे। परिमाप और क्षेत्रफल बच्चों की ज्यामितीय समझ को मजबूत बनाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। दैनिक जीवन में भी हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम इन चीजों को अपने हमारे आसपास अधिकतर चीजों में ये चीजें जो होती है हमारे आसपास होती है। इसके द्वारा मुझे ये लगा कि वास्तव में बच्चे जो परिमाप का क्षेत्रफल है इस चीज को अपने दैनिक जीवन से इसको समझ पा रहे थे, उसको जोड़ पा रहे थे। अपने दैनिक जीवन में उपस्थित वस्तुओं का, उनके जो कक्षा में जितनी भी वस्तुएं थी उनके परिमाप और क्षेत्रफल को बच्चे आसानी से निकाल पा रहे थे। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग के द्वारा और मूर्त चीजों के प्रयोग के द्वारा बच्चे अब इस चीज को आसानी से कर पा रहे थे। उनको कुछ परिमाप और क्षेत्रफल को निकालने में अब जो दिक्कतें पहले आ रही थी उसमें से लगभग सभी बच्चे, तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन लगभग 80% बच्चे उसमें काम कर दे रहे थे। और जो बच्चे शेष रहे उनके साथ मेरा प्रयास आगे जारी रहेगा। और तो क्योंकि ये चीज़ें जो हमारे व्यवहारिक दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं, इसलिए इस चीज़ की अवधारणा को स्पष्ट करना बच्चों के सामने आवश्यक मुझे लगा। तो इस पर मैंने कार्य किया। आगे का प्रयास आगे देखो जो आपकी है।
हाथ भी है शादी करते हुए, उनको नापते हुए अपनी कक्षा में उपस्थित सारी वस्तु को नापते हुए बच्चे कक्षा का दरवाजा शाम पर उनकी दूरी नाप लंबाई चौड़ाई और एक जीवन की नाप यहाँ दिए हैं। और इस सुधार के स्तर को भी मैंने क्षेत्रफल और परिमाप में सुधार के स्तर को भी मैंने कुछ पाई चार्ट और दंडांक के माध्यम से बार ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर किया है। तो लगभग 80% बच्चे अपनी वहाँ पर करने में सक्षम हैं। धन्यवाद मैडम, आपने जो अपना इनोवेटिव वर्क है यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। इसी बीच हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्रीमान कमल भट्ट सर उपस्थित हुए हैं। मैं बारीकोट ब्लॉक के सेमिनार कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मूव टुवर्ड्स ऑडियंस फॉर द फीडबैक। मैं ऑडियंस की तरफ चलना चाहूँगा कि जो मैडम के द्वारा यहाँ इनोवेटिव वर्क प्रस्तुत किया गया है उसमें अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे ऑडियंस। मैम की मैडम के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि बच्चे परिमाप और जो मापन की क्रियाएं समझ सकेंगे और Thank you, ma'am. You have given the special comment for Chandrapur ma'am. I want to move towards Miss Loya. नमस्कार मैम, आपके द्वारा क्षेत्रफल और परिमाप के मायने जो विस्तृत रूप से समझाए गए वो काफी सराहनीय थे। आशा करती हूँ कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इस जो आपके द्वारा जो कॉन्सेप्ट समझाया गया था उनको भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत संक्षिप्त में मैडम को फीडबैक दिया। तो मैं ऑडियंस की तरफ फिर बढ़ना चाहूँगा कि मैं के द्वारा जो क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ पे इनोवेटिव वर्क प्रस्तुत किया था उसमें थोड़ा सा अपना जो फीडबैक है रखने का कष्ट करेंगे। अनिल सर। अच्छा, क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप हमारी कक्षा जो 3 से शुरू हो जाते हैं और काफ़ी आगे तक ही चलते रहते हैं ऊपर क्लासेस में। तो बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा आपने सिखाया और काफ़ी हमको भी सीखने को मिला कि किस तरीके से हम बच्चों से कमरे की लंबाई नापी या दरवाजे की लंबाई नाप करके उनको परिमाप और क्षेत्रफल की बातें उससे बच्चे करेंगे। Thank you, Anil sir. You have given a special feedback to Chandrapur ma'am. So I want to move towards one audience, Kavita ma'am. अच्छे तरीके से परिमाप और क्षेत्रफल की संकल्पना को स्पष्ट किया है और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि मैडम ने गोल आकृतियाँ जो दी, जैसे झंडे के का जो नीचे बेस है उसका परिमाप लेना, रस्सी की सहायता से नापना उसको और वर्ग बना करके क्षेत्रफल की संकल्पना को स्पष्ट करना, काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास है। धन्यवाद मैडम, आपने संक्षिप्त में यहाँ पे चंद्रप्रभा मैम को फीडबैक देने का प्रयास किया। पैनलिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा 2-3 बातें मैम के जो इनोवेटिव वर्क्स हैं उस पर बताना चाहूँगा। NEP 2022 के जो 5 पिलर्स है, इक्विटी, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी और आपका क्वालिटी। मैंने इक्विटी पर जो इक्विटी होता है, इक्विटी का मतलब होता है हाउ टू रीच द ऑल चिल्ड्रंस, हम कैसे हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं। उस पर मैथ का जो लेसन प्लान जो यहाँ पे इनोवेटिव वर्क्स था वो मुझे उस पर ऐसा लगा कि जो इक्विटी होती है, इक्विटी का मतलब ये होता है कि एक बच्चा है वो बहुत कुछ जानता है, दूसरा बच्चा है थोड़ा सा कम जानता है, तीसरा थोड़ा कम जानता है। तो आपने जो यहाँ पे इनोवेटिव वर्क्स और प्लान यहाँ पे तैयार किया था उस पर ऐसा लग रहा था कि वो जो प्लान था वो सभी के लिए, मुझे लग रहा था कक्षा 6 में भी ये प्लान वर्क करेगा, आपका 7 में भी काम करेगा और 8 में भी काम करेगा। तो ये इस लेसन प्लान में मुझे लगा
तो थैंक यू मैम आपको। आई वांट टू मूव टुवर्ड्स पैनलिस्ट की तरफ। मैं पैनलिस्ट की तरफ पढ़ना चाहता हूँ कि मैम के जो इनोवेटिव वर्क्स है उसके अपना फीडबैक करेंगे। धन्यवाद सर। मैडम की सभी शिक्षण प्रक्रियाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि मैडम ने सीधे परिमाप और क्षेत्र का सूत्र न बता करके उसको गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, ताकि बच्चे के अंदर जो है करके सीखना है बच्चा, तो वो ज्ञान जो है ज़्यादा प्रभावी होता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू। गणित में जब हम एनईपी की बात भी करते हैं तो आपका जो पर्चा था उसमें एक चीज बड़ी अच्छी थी कि आपने पूरे सत्र को या जो चीज आपने क्षेत्रफल और परिमाप के लिए उसको हमने पूर्ण रूप से परिवेश से जोड़ा और परिवेश से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको सीखने में मददगार होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने संक्षेप में मैम को फीडबैक दिया। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत स्पेशल तारीफ और मैम।